हेलो, वेलकम टू दिस क्लास। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपने अपने पास डायरेक्शंस और ब्लड रिलेशंस के सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मुझे बताइए, आपके साथ सॉल्व करेंगे। पहले भी आपको ये चीज बोल चुका हूँ। दूसरा, अभी हम जो आपस में स्टडी करेंगे अपने पास वो रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट भी काफी इजी चैप्टर है पिछले चैप्टर्स की तरह, और आपका 4 मार्क्स का कवरेज रहेगा। ठीक है, इसमें बस एक बात आपसे मुझे शेयर करनी है कि सीटिंग अरेंजमेंट्स को शुरू करने से पहले मेरा एक ये आपके साथ कंसर्न है कि डायरेक्शंस में हमने जो मैप इनिशियली किया था वो आपके माइंड में होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्शंस का यहाँ पे काफी सारा यूजेज है। इस टॉपिक की जो बेसिकली जो फाउंडेशन आप मान लीजिए वो डायरेक्शंस में छुपी हुई है। तो डायरेक्शंस में लेफ्ट राइट जो हमने पढ़ा था, सीखा था, नॉर्थ साउथ जो हमने सीखा था, वो हमें यूज करना है। वहां पे भी हमने एक अप्रोच सीखी थी, एरोज एंड क्रॉसेस अप्रोच, यहाँ पे वो यूज नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट अपने डायरेक्शंस का जो एरो वाला फ्लो है वो पता होना चाहिए। हम शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि डायरेक्शंस का यहाँ पे क्या रिलेवेंस है। बाकी चैप्टर काफी इजी है, तो इसको करेंगे तो आराम से अपने 4 मार्क्स ठीक है अपने पास कवर करके चलेंगे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हमारे पास है वो है सीटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, सीटिंग ये हमारा एलआर का तीसरा चैप्टर है, 2 हमने ऑलरेडी कवर किए, और उसका कवरेज भी आपका रहेगा 4 मार्क्स का। तो टोटल आपका 20 मार्क्स का है हमारे अपने पास एलआर। ये मान के चले कि इक्वल कवरेज है। ठीक है, शुरू करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम डायरेक्शंस के साथ रिकॉल करता हूँ। आपको याद हो, हमने एक ऐसा मैप बनाया था और हमने ये कहा था आपसे कि अगर इसको हम सेंटर मान ले और ये हमारी डायरेक्शन है, सपोज ये जो एरो डिटरमाइन करता है, एरो पर डिटरमाइन करता है पाथ। ठीक है, तो इस एरो के हिसाब से अगर आप देखें, कोई अगर इस एरो पे है, यानी अगर ये जो एरो है, ये एरो यहाँ पे क्या डिटरमाइन करता है, डायरेक्शंस के केस हमने कहा था कि डिटरमाइन करता है आपका पाथ, आप किस पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पे सीटिंग में क्या है कि चूंकि ट्रेवलिंग नहीं है, सीटिंग में क्या है कि प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कांस्टेंट। डायरेक्शंस और सीटिंग में आप एक फर्क समझ। डायरेक्शंस के केस जो हमने पढ़ा था कि ए ने स्टार्ट किया इस पॉइंट से, फिर इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, या फिर लेफ्ट चला, राइट चला, तो हमने ये चीज करी थी। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, जब हम अपने पास आते हैं सीटिंग में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनकी प्लेस कांस्टेंट होती है। हम प्लेस में चेंज नहीं करते। तो जब प्लेस चेंज नहीं करते तो एरो का मतलब मेरे पास यहाँ पाथ नहीं हो सकता। यहाँ पे एरो का मतलब मेरे पास है डायरेक्शन ऑफ फेस। ये काफी जरूरी है। सीटिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं एरो कर बताऊंगा या एरो कहीं पे लिखूंगा, इसको डायरेक्शन ऑफ फेस। उस डायरेक्शन ऑफ फेस से क्या हो सकता है, हम लेफ्ट और राइट आपस में देख सकते हैं। तो अगर मैं इस चीज को रिकॉल में पढ़ा था कि अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ फेस ये है तो ये मेरा राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया। उल्टा देखे तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। ठीक है, और अगर इस साइड देखिए, डायरेक्शन ऑफ फेस इस साइड, तो मेरा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। और इधर देखिए तो ये मेरा राइट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। ठीक है, और अगर इस तरफ देखें तो ये मेरा राइट हो गया और ये मेरा लेफ्ट हो गया। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी ये चीज याद है अगर मेरी डायरेक्शन ऑफ फेस इस तरफ है। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करते हैं। हमने जो सीटिंग पढ़नी है अपने पास, हमने जो सीटिंग अरेंजमेंट पढ़नी है अपने पास, वो 2 टाइप की पढ़नी है। एक तो लीनियर और दूसरी सर्कुलर। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है जब मैं ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहा हूं एक पर्टिकुलर लाइन में, या अगर मैं इनको अरेंज कर रहा हूं एक पर्टिकुलर सर्कल में। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज कर रहा हूं, ठीक है, मैं लाइन में अरेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 जो है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 जो है
वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स का फेस है, यानी जो ऑब्जेक्ट्स, फेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो आपको नहीं पता होगा। आपको सपोज बोलेंगे कि हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को लाइन में रखना है और उसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे, तो देयर इज अ जनरल प्रिजम्पशन, एक प्रिजम्पशन है कि इनका फेस जो होगा वो टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, ठीक है। ये मैं तब यूज करूंगा तो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली लिखा हो कि ऑब्जेक्ट्स फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, या क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोले, आपको जस्ट ये बताया जाएगा कि 3 ऑब्जेक्ट्स या 3 पर्संस हैव टू स्टैंड इन अ लाइन, ठीक है। तो इस केस में हमारी प्रिजम्पशन क्या होगी कि ऑब्जेक्ट्स हमेशा फेस करेंगे नॉर्थ की तरफ, बिकॉज क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला है लीनियर के केस में। तो इस केस में अगर अगर ये ऑब्जेक्ट्स का जो फेस है ये है, डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन आपको पता है, आप ऊपर वाले ग्राफ से देख सकते हैं। तो अगर ये फेस है, अगर ये फेस है, तो अभी जैसे आप सिस्टम को देख रहे होंगे आप इसी फेस को देख रहे होंगे। तो बेसिकली जिस डायरेक्शन में आपका फेस है उसी डायरेक्शन में मैं अरेंज करना चाहता हूं, जिस डायरेक्शन में मेरा फेस है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स या पीपल का भी फेस होगा जिनको मैं अरेंज करना चाहता हूं। अगर ये प्रिजम्पशन है तो ये मेरा राइट हो गया, ठीक है, और ये मेरा लेफ्ट हो गया, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, कुछ इसमें समझने वाला नहीं है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट्स का फेस किस तरफ है, या मैंने आपको ये बताया कि ऑब्जेक्ट्स का फेस नॉर्थ की तरफ है, या तो मैंने नॉर्थ बता लिया या कुछ नहीं बताया, दोनों केस में जिस डायरेक्शन में आपका फेस है आप उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि A इज टू लेफ्ट ऑफ B, आपको पता चल गया, तो इसका मतलब ये है कि अगर B इधर होगा तो A इधर होगा, बिकॉज A इज टू लेफ्ट ऑफ B, और ये यहाँ से क्या है, लेफ्ट है। सिमिलरली B इज टू राइट ऑफ A, C इज टू राइट ऑफ B, तो C यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपने पहला पार्ट इसमें समझ लिया, बहुत ही बेसिक सी चीज है। एक बार फिर से मेरे साथ ध्यान से देखेंगे, अगर लीनियर परम्यूटेशन के केस में फेस डायरेक्शंस है जो है, डायरेक्शन ऑफ फेस नहीं लिखी हो तो अब नॉर्थ ही लेंगे हमेशा, ठीक है, या अगर नॉर्थ लिखा हो तो वो नॉर्थ ही है। तो इस केस में क्या होगा, मेरी डायरेक्शन ये रहेगी, और इस डायरेक्शन के केस में ये राइट रहेगा और ये लेफ्ट रहेगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया इस टॉपिक के लिए। पॉइंट नंबर 2 देख लीजिए, पॉइंट नंबर 2 देख लीजिए कैसे करेंगे। अगर डायरेक्शंस ऑफ फेस टुवर्ड्स यू बोला जाए, यानी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि 5 ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ लाइन, या 5 पीपल आर टू बी अरेंज्ड इन अ लाइन सच दैट ऑब्जेक्ट्स फेस यू, तो तब कैसे होगा कि आप अभी स्क्रीन को देख रहे हैं, तो आपको ये प्रिज्यूम करना है कि जो स्क्रीन है वो मेरी तरफ देख रहा है, स्क्रीन की जगह कोई, स्क्रीन की जगह कोई ऑब्जेक्ट है जो मेरी तरफ देख रहा है। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट्स होगी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ठीक है। अब अगर डाउनवर्ड होगी तो कौन सा यूज होगा, आपको याद होगा, डाउनवर्ड होगी। तो अब अगर डाउनवर्ड होगी, अगर सामने से कोई इंसान मेरी तरफ देख रहा है तो आप देख सकते हैं कि उसका राइट कहां से होगा, उसका लेफ्ट कहां से होगा, ठीक है। उसका राइट ये होगा, उसका लेफ्ट ये होगा, डायरेक्शन के साथ पड़ा हुआ है। तो इस केस में राइट ये माना जाएगा और लेफ्ट ये माना जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन मेरी तरफ है या साउथवर्ड से, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ डायरेक्शन के केस में कैसे हमने ग्राफ बनाया था, मैंने कहा था बहुत जरूरी ग्राफ है। तो अगर आपको सीटिंग के केस में ये बोला जाए कि ऑब्जेक्ट्स फेस टुवर्ड्स यू, ऑब्जेक्ट्स फेस टुवर्ड्स साउथ, इस केस में राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। और ये भी आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसको याद करना है, क्राइम करना है। आप प्रिज्यूम कीजिए कि आपके जस्ट सामने कोई इंसान खड़ा है, तो आप देखिए उसका राइट किस तरफ होगा, उसका राइट आपके लेफ्ट हैंड की साइड होगा, और उसका जो लेफ्ट आपके राइट हैंड साइड की होगा। तो उस केस में लेफ्ट ये है तो राइट ये है। तो अगर अब मैं आपसे बोलूं कि A and B face you, A and B face you such that B is to left of A, A and B दोनों आपको फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन मेरे पास ये हो गई इस तरीके से कि A जो है, इस तरीके से कि जो फेस यू सच दैट B is to left of A, B जो है A की लेफ्ट में है। तो आप कैसे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे A लिख लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे A लिख लिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ B जो है A की लेफ्ट में, तो आप इमेजिन कीजिए कि A एक ऑब्जेक्ट है या एक इंसान है जो आपके बिल्कुल सामने है, तो A का लेफ्ट हैंड साइड किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे हम B को मार्क करेंगे, B इज टू लेफ्ट ऑफ A,
ठीक है, तो ये मेरे पास लीनियर के केस में दो कॉम्बिनेशन हो गए। कभी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 5 objects ought to be faced in a line such that persons face west, persons face east। तो जो हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस के रूल पढ़े आपके लिए वो उस टाइम पे लेफ्ट राइट के रूल्स माने जाएंगे। ठीक है, तो जो हमने मेन पहले चैप्टर में रूल्स पढ़े थे ये रूल्स आपके लिए लेफ्ट राइट के माने जाएंगे। या तो आप इमेजिनेशन में भी देख सकते हैं कि अगर एक पर्सन यहाँ फेस करेगा, टुवर्ड्स वेस्ट फेस करेगा, तो उसका राइट हैंड साइड किधर पड़ेगा, उसका लेफ्ट हैंड साइड किधर पड़ेगा। तो यहाँ से जो भी लोग होंगे उसके राइट में होंगे, यहाँ से जो लोग उसके लेफ्ट में होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट और लेफ्ट का काफी ज्यादा यूजेज रहेगा, तो इसलिए मैं आपको ये चीजें पहले डिस्कस कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस में यूज करूँ तो आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। तो एक फिर से रिपीट कर दो, एक रिविजनली आपको बताता हूँ लीनियर के प्रोडक्शन केस में क्या पढ़ा। लीनियर के केस में आपने दो ही ध्यान रखने, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले या नॉर्थ बोले तो आपकी प्रिजम्पशन है कि ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज फेस नॉर्थ, तो हमेशा इसको अबोव द लाइन करके चलेंगे। ठीक है, जब ऐसे अबोव द लाइन आप करके चलेंगे तो इस केस में आपका ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो अगर मैं बोलूं ए इज टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, तो अगर ये बी हो गया तो ए इधर हो गया, टू द राइट हो गया इसके। ठीक है, इस केस में आप ऐसे देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपका फेस है उसी डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट्स को रख रहे हैं, तो उसमें आप अपना राइट और लेफ्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि ऑब्जेक्ट्स फेस यू, तो तब आपका बिलो द लाइन वाला केस आ गया, आपकी तरफ देख रहे हैं। जो आपकी तरफ कोई चीज देख रहा है तो साउथवर्ड्स हो गया। साउथवर्ड्स के केस में अगर आप देखिए, अगर अपने ऑपोजिट कोई बंदा खड़ा है तो उस केस में क्या होगा, उसका राइट इधर फॉल करेगा और लेफ्ट इधर फॉल करेगा। तो ये उसके केस में डायरेक्शंस का सीन रहेगा। तो अब अगर मैं बोलूं कि ए इज टू राइट ऑफ बी, ए इज टू राइट ऑफ बी, ठीक है, ए बी के राइट में है तो ए इसके यहां से होगा। ठीक है, तो अब दोनों में फर्क समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे चल के यूज करना है। जहां कुछ नहीं लिखा होगा आप नॉर्थवर्ड्स वाला प्रिजम्पशन लेंगे। दूसरा आपके जो सिलेबस में है वो है सर्कुलर सीटिंग। ये काफी जरूरी चैप्टर है। सर्कल के केस में आप देख लीजिए, सर्कल के केस में राइट लेफ्ट का बड़ा इशू रहता है। आप ये देख लीजिए कि सर्कल के केस में क्या डिफरेंस है लीनियर के साथ। ठीक है, एक बार हम डायरेक्शंस वाला फिर से बना लेते हैं। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, मैं एक सर्कल बनाऊं या एक राउंड टेबल बनाऊं, तो सर्कल के केस में एक लॉजिकल प्रिजम्पशन क्या है। सर्कल के केस में एक लॉजिकल प्रिजम्पशन ये है कि अगर ये सर्कल का सेंटर है तो जो भी मैं पर्सन्स को या ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करूंगा, ठीक है, उनके फेसेस जो हमेशा है, उनके जो फेसेस है, ठीक है, दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। लॉजिकल है। अगर आप किसी राउंड टेबल में बैठेंगे, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे और किसी राउंड टेबल पे बैठेंगे, आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे किसी राउंड टेबल पे बैठेंगे, तो हमेशा लॉजिकली आप क्या करेंगे, आपका जो फेस होगा वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, जब ये समझने की कोशिश करेंगे, आपका आप कहीं भी बैठे आपका फेस सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, तो जब आपका फेस सेंटर की तरफ होगा तो उसके हिसाब से आपका लेफ्ट और राइट निकाला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं बोले या साइलेंट हो तो आपकी हमेशा क्या प्रिजम्पशन होगी कि आपके फेसेस हमेशा सेंटर की तरफ होंगे, बिकॉज ये लॉजिकल असम्पशन है। और अगर इस केस में देखें तो लेफ्ट राइट कहां से होगा, तो आप याद करिए हमने रूल्स पढ़े हुए हैं। अगर कोई सीट यहाँ पे है, कोई सीट यहाँ पे है, तो इस बंदे की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अगर कोई सीट यहाँ पे है राउंड टेबल में, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। अगर कोई किसी की सीट यहाँ, इस डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ होगी। किसी की सीट इधर है, इधर सी डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ होगी। ठीक है, तो हमने और डायरेक्शन के केस में पढ़ा हुआ है, ये आपको याद हो, डायरेक्शन केस में ऐसे पढ़ा हुआ था। ठीक है, इधर था और ये इधर था, पर यहाँ पे उसका हो गया उल्टा, बिकॉज यहाँ पे ये सेंटर बन गया और हमारा जो फेसेस है वो सेंटर की तरफ है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपने जो पढ़ा हुआ था सब उसका उल्टा करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो ये आपके पास लॉजिकल एनालिसिस से भी आ जाएगा। लॉजिकली क्या है कि जब मैंने डायरेक्शन लाइन बनाई थी ऐसे, तो मैंने बोला था कि ये साउथवर्ड्स देख रहा है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे जो बंदा है, इधर जो बंदा है मेरे पास, ये तो ये शायद ये इसकी डायरेक्शन ये हो गई और ये यहाँ पे इसका ये आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें कि अब ये बंदा इधर देख रहा है और पहला बंदा हमारा ऐसे था, हमने ऐसे देखा था राइट लेफ्ट। ठीक है, ये इसका राइट है, इसका लेफ्ट है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया साउथवर्ड्स के केस में। लेकिन अब इसी को आप टेबल में कन्वर्ट करें, टेबल में क्या है कि जो बंदा नीचे बैठा है वो तो अपवर्ड देख रहा है।
तो जो भी इधर से होंगे इसके, वो इसके किस में होंगे, राइट में होंगे, इसको यूज करके, और जो इधर होंगे वो इसके लेफ्ट में होंगे। लॉजिकल भी है, आप ये स्पॉट में अपनी जगह प्रिज्यूम कर लिए। आप प्रिज्यूम कर लीजिए कि मैं इस स्पॉट पे बैठा हूँ, प्रिज्यूम कर लिया आपने, मैं इधर बैठा हूँ। अगर आप इधर बैठे और आपके सामने एक राउंड टेबल है, तो आप देख लीजिए आपकी ये साइड पे क्या पड़ेगा, राइट पड़ेगा, वही साइड पे क्या पड़ेगा, इस साइड पे क्या लेफ्ट पड़ेगा, और इस साइड पे पड़ेगा राइट पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसका लेफ्ट और राइट लिख रहा हूँ। और अगर आपके सामने जस्ट कोई बंदा बैठा है इसी राउंड टेबल पे, आप प्रिज्यूम कीजिए कि आपके सामने एक बंदा बैठा है राउंड टेबल में, तो उसका राइट इधर फॉल करेगा और उसका लेफ्ट यहाँ फॉल करेगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है। और अगर आप इससे भी मैच करना चाहिए तो इससे भी आपका ये मैच हो रहा है। एरोस की डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए, एरोस की डायरेक्शन, जब एरोस की डायरेक्शन अपवर्ड्स होंगी तो राइट लेफ्ट ऐसे होगा, सेम है, डाउनवर्ड्स तो ऐसे होगा, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो राउंड टेबल में आपने यही ध्यान रखना है कि आपकी डायरेक्शन जो है हमेशा टुवर्ड सेंटर होगी, अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली दिया हो कि नहीं है। बिकॉज नॉर्मली जब भी आप सर्कल में या राउंड टेबल में या कहीं ऐसे बैठेंगे तो यू ऑलवेज ट्राई टू फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द राउंड टेबल। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब ये देख लीजिए, ये मेरे साथ क्या है, ये मेरे साथ ये डायरेक्शन ये वाली है, जहां ये राइट लेफ्ट था, और ये मेरे पास कैसे था, यहाँ राइट राइट लेफ्ट था। तो अब अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे अगर कोई बंदा बैठा है, यहाँ पे आप देखिए राउंड कोई बंदा बैठा है तो उसका राइट ये रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा, और यहाँ बैठा है कोई बंदा, ठीक है, तो इसका लेफ्ट ये रहेगा, उसका राइट ये रहेगा। ठीक है, ये मेरे पास राउंड टेबल का सीन हो गया, बिकॉज मुझे राइट लेफ्ट पे काफी क्वेश्चंस करने हैं। सर्कुलर सीटिंग के केस में आपका जो है फेस हमेशा टुवर्ड सेंटर रहेगा। जो नॉर्मल डायरेक्शंस वाला रूल है वही हमने यहाँ यूज किया। आपको लग रहा है कि रिवर्स हो रहा है, लेकिन हमने वही यहाँ यूज किया, बिकॉज यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है उनका फेस टुवर्ड सेंटर है, तो ये बिल्कुल ऐसी चीज हो गई। ठीक है, यही वाला हमने यूज किया। ये डायरेक्शन हमने यहाँ ले ली, ये डायरेक्शन हमने इधर ले ली, ठीक है, ये डायरेक्शन हमने इधर ले ली, बिकॉज एरोस, अब एरो से ध्यान दीजिए, और ये हमने इधर ले ली। तो ये आपको हो गया सर्कुलर सीटिंग का रूल। अब बहुत रियरली कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कभी, वैसे बहुत रेयर है, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन हो, कि जो फेसेस जो आपकी डायरेक्शंस है वो है ऑपोजिट टू सेंटर। कभी पूछ सकते हैं सर्कल के केस में ऑपोजिट टू सेंटर, तो उस केस में कैसे होगा, ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये बोल रहा है कि हमारी डायरेक्शन जो अपोजिट टू सेंटर है, तो डायरेक्शन ये हो गई। तो अगर इस केस में तो ये नॉर्मल डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया, तो अगर अगर मेरा फेस इस तरफ है जहां से एरो है, तो फिर ये आराम से राइट लेफ्ट हो गया, फिर तो बहुत ही आसान हो गया ये चीज। ठीक है, ये राइट लेफ्ट, और यहाँ से ये राइट लेफ्ट, जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये तभी है जब आपका फेस है ऑपोजिट टू सेंटर, जब आप फेस कर रहे हैं ऑपोजिट टू सेंटर। आप ये सब प्रिज्यूम कर सकते हैं अपने साथ, आप एक बार इमेजिन कर सकते हैं अपने साथ ये वाली पोजीशंस। तो आप देखें हर पोजीशन में जो हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल लॉजिकली लिख रहे हैं। अपने साथ पोजीशन, सपोज यहाँ पे आप अपने आप प्रिज्यूम करके देखिए, मैं राउंड टेबल की तरफ देख रहा हूँ, और यहाँ आप प्रिज्यूम करके देखिए मैं राउंड टेबल से अगेंस्ट देख रहा हूँ। आप यहाँ खड़े, लेकिन आप राउंड टेबल की तरफ नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं राउंड टेबल के दूसरी सेंटर से दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, तो इतना मेरे पास है कॉन्सेप्ट इसमें, लीनियर में और सर्कुलर में। ठीक है, एक लास्ट चीज जो कभी पूछी जा सकती है, वो भी आपको पता होगा, कभी राइट लेफ्ट के बजाय ये क्या यूज करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्या होती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक मूवमेंट, आपको पता है, जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक रन होती है, हमारी क्लॉक कैसे रन होती है, यहां से, हमारी क्लॉक रन होती है यहां से, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पूरा, अगर मैं ऐसे इसको बनाना चाहूं पूरा, तो ये ऐसे 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 ऐसे, तो इन एरोज तो मेरे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गई, बिकॉज एरोज उस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जहां पे क्लॉक के जो आर्म्स है वो मूव करती है। ठीक है, क्लॉक को पता है ऐसे चलती है, तो इसको हम बोलते हैं अपने पास क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट लेफ्ट की बजाय क्लॉकवाइज बोल देते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए तो उसका मतलब इसका ऑपोजिट होता है। तो फिर अगर ये मेरा राउंड टेबल हो गया, तो डायरेक्शन अगर ऐसे हो गई, 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 तो इसका अगर मूवमेंट देखो तो ये क्लॉक के आर्म्स के अगेंस्ट है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट।
ठीक है, तो इतने मेरे पास कॉन्सेप्ट हो गए। मैं इनको एक बार फाइनल आपके साथ शेयर करता हूं एक जगह पे, और उसके बाद मैं आऊंगा हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब आप देख लीजिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि लीनियर अरेंजमेंट के केस में प्रिजम्पशन है कि मैं नॉर्थ की तरफ फेस करूंगा, ये प्रिजम्पशन है। और अगर नॉर्थ की तरफ फेस करूं तो डायरेक्शन रूल से मेरे पास ये राइट आ जाएगा, ये लेफ्ट आ जाएगा। ऐसे में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर क्वेश्चन बोल रहा है फेसिंग टुवर्ड्स यू है, ऐसे है, ठीक है, तो इस केस में ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, बट ये तभी करना है जब क्वेश्चन आपके पास बोले, तो प्रिजम्पशन हमारी ये है। ठीक है, सर्कल्स के केस में, सर्कल्स के केस में हमने ये कहा कि प्रिजम्पशन है कि आप हमेशा सेंटर की तरफ फेस करोगे। ठीक है, तो अगर सेंटर की तरफ फेस करोगे तो सेंटर के हिसाब से आप अपना राइट लेफ्ट डिटरमाइन करना। तो अगर आप यहाँ पे है तो ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है। और अगर आप यहाँ पे बैठे तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। अगर आप, क्योंकि प्रिजम्पशन क्या है कि आप हमेशा सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, प्रिजम्पशन क्या है कि आप हमेशा सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका लेफ्ट राइट डिटरमाइन होगा। तो अगर यहाँ पे x है तो y इज टू द राइट ऑफ x। ठीक है, y जो है x की राइट में है। अब अपने आपको x की पोजीशन पे इमेजिन करके देख लीजिए कि आपका राइट हैंड साइड किधर पड़ेगा, आपको वैसे भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। आप अपने आपको इमेजिन कीजिए कि आप x की जगह बैठे और आप देख रहे हैं टुवर्ड्स राउंड टेबल। ठीक है, आप x की जगह बैठे और देख रहे हैं टुवर्ड्स राउंड टेबल, तो आपका राइट हैंड साइड y की तरफ पड़ेगा, तो ये माना जाएगा कि y इज टू द राइट ऑफ x। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। और एक लास्ट चीज अगर हमने पढ़ा कि अगर आप फेस कर रहे हो अपोजिट टू सेंटर, जो कि रियर है, तो आपको नॉर्मल डायरेक्शंस का रूल फॉलो करना है। अगर आप सर्कल में हो लेकिन फेस कर रहे हो अपोजिट टू द सेंटर, जो कि रियर है, नॉर्मल डायरेक्शन का रूल फॉलो करेंगे। एक हमने पढ़ा कि ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, कर दिया जी। और अगर मैं ऐसे बोलूं हमारे पास, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। अगर मैं ऐसे एरो करूं तो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, जो क्लॉक के आर्म्स की मूवमेंट से ऑपोजिट हो। ठीक है, डन। तो अब हम देखते हैं कि हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हम उनको कैसे अप्रोच करेंगे एग्जाम में, गिवन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके। ठीक है, लेट अस सी, एक बार देख लेते हैं कि हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस लीनियर और सर्कुलर दोनों केस में पूछे जा सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ में करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आपके करने के लिए छोड़ दूंगा। कॉन्सेप्ट्स इतनी है, इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। इट इज थॉरली क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इट्स ओनली द एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आपको इसमें और कोई कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो कोई पर्पस, कोई फायदा होगा नहीं। आपने जितना मैंने आपको बताया उतना आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए रेलेवेंट है, और उतना आपको उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना है कि जो कंडीशंस दी गई है मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी, ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये विजिबल हो गया होगा। ठीक, यहाँ पे इसको फ्रीज कर देते हैं। आप मेरे साथ देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4 चिल्ड्रंस या चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, 4 बच्चे रो में बैठे। ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, ए बी के साथ बैठा है, बट नॉट नेक्स्ट टू सी, लेकिन सी के साथ नहीं बैठा है। ठीक है, इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी और डी इकट्ठे नहीं बैठे, तो हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू adjacent to D, who is occupying seat next to adjacent to D। ठीक है, अब आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, गौर से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में ये लिखा गया कि 4 बच्चे रो में बैठे हैं। पहले आप यहाँ पे रुक के एक बार सोचिए, क्वेश्चन लीनियर परम्यूटेशन, लीनियर सीटिंग का है। ये क्वेश्चन आपके पास सर्कुलर का नहीं है। अब लीनियर के केस में क्या आपको बच्चों के फेस की डायरेक्शन दी गई है? क्या आपको ये बोला गया है कि किस साइड फेस कर रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट? नहीं बोला गया है। तो हमारी प्रिजम्पशन क्या रहेगी, बच्चे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, उस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमने पहले पढ़ा था। तो ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं। हम ऐसे इसको बना सकते हैं, तो फेस हमेशा यहाँ रहेगा, तो इस हिसाब से हम राइट लेफ्ट अपना देखेंगे। अब आप देख लीजिए, A is occupying seat next to B। हमारे पास 4 स्लॉट है, हमें नहीं पता कौन कहाँ बैठा है, बट ये पता है कि A जो है B के बगल में बैठा है। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज बन के आ रही है मेरे पास, या तो ऐसे बैठे होंगे
या ऐसे बैठे होंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ए और बी, या ए और बी, ए और बी, और बी और ए और बी, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन ने जितना बोला था उतने उतना ही यूज किया कि ए और बी इकट्ठे बैठे हैं, या तो ऐसे बैठे होंगे या ऐसे बैठे होंगे। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा याद रखिए कि इसकी नॉर्थ की तरफ है, बिकॉज कुछ नहीं दिया गया है, तो पहला पार्ट हमने क्वेश्चन का यूज कर लिया। ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि इतना हमने क्वेश्चन से यूज कर लिया। ये आपका हो गया, A is occupying seat next to B हो गया, but not next to C। तो इसका मतलब है A जो है C के साथ नहीं बैठा है। जब A C के साथ नहीं बैठा है, ठीक है, जब A C के साथ नहीं बैठा है, तो आपको पता है कि दो लोग एडजस्ट भी हमें करने हैं, C और D। तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि पहले केस में C इधर बैठा होगा, बिकॉज A C के साथ नहीं बैठा है। दूसरे केस में C इधर होगा। मैंने क्यों ऐसे लिखा, बिकॉज क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मुझे बोला, क्वेश्चन ने मुझे स्पेसिफिकली बोला कि C जो है ये A के साथ नहीं बैठा है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो गई। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन की लाइन भी यूज हो गई, इफ C इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू D। अब जो C मेरे पास है वो D के साथ नहीं बैठा है, तो अगर मैं पहले केस में देखूं तो D मेरे पास यहाँ बैठा होगा, बिकॉज C के साथ नहीं है। दूसरे केस में मेरे पास C यहाँ बैठा होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो गए जिसके हिसाब से बच्चे बैठ सकते हैं। अब आप गौर से देखिए, यहां तक आपका काम हो गया, फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपनी अरेंजमेंट्स किसी तरह से ये आपने यहां तक अराइव करना है। अब जब आपकी अरेंजमेंट्स बन गई तो एज अ प्रिकॉशन आप एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले क्वेश्चन की सारी कंडीशंस देखिए पूरी हुई कि नहीं हुई। कैसे? क्वेश्चन की पहली कंडीशन क्या थी कि A इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू B, वो हो गया मेरे पास, दोनों केस में A और B इकट्ठे, बट नॉट नेक्स्ट टू C, A और C इकट्ठे नहीं है, दोनों केस में नहीं है। C D के साथ नहीं है, दोनों केस में C D के साथ नहीं है। तो ये बताइए हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू D। क्वेश्चन है कि D के बगल में कौन बैठा है। तो अगर आप दोनों केस में देखिए तो D के बगल में कौन बैठा है, दोनों केस में A। तो दोनों केस में मेरा आंसर इसमें क्या होगा, A ही होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर A है, और पॉसिबल अरेंजमेंट्स ये भी है और ये भी है जहां पे मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, आई होप ये बहुत इजी है, आप इसको अच्छे समझ पा रहे होंगे। डायरेक्शंस वाला ख्याल रखिए, और अब आपके पास डायरेक्शंस वाला जो पार्ट है मेन वो आया। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को बहुत गौर से देखेंगे, वो मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है, या इसको इस तरीके पे क्वेश्चन डायरेक्टली भी इस तरीके पे आ सकता है, डायरेक्टली भी उठ के आ सकता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। P Q R S T U V and W कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। दे आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता तब भी हम क्या मानते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ही होता है। तो पहला पॉइंट आपका है कि फेसिंग नॉर्थ है। अगर नॉर्थ है तो आप बताइए ये राइट है ये लेफ्ट है, ये तो आपको पता है, तो बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो हमने क्वेश्चन का ये वाला यूज कर लिया। अब क्वेश्चन कुछ कुछ बोल रहा है, आप वो देख लीजिए। P इज फोर्थ टू राइट ऑफ T। P जो है, P जो मेरे पास है, ठीक है, P जो मेरे पास है, अगर मैं T के राइट से शुरू करूं तो T के बाद जो पहला दूसरा तीसरा चौथा है वो P है। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास T इधर है, इसके बाद कोई और होगा 1 2 3, और उसके बाद जो होगा P होगा। ये पहली कंडीशन। P इज फोर्थ टू राइट ऑफ T, ये लिखा है। मुझे नहीं पता कौन किधर है क्या, ये मुझे पता है कि ऐसे मेरे पास होगा। क्या मैं पॉइंट नंबर 1 को ड्रॉ कर सकता हूं? डायरेक्शंस पता होना क्यों जरूरी है, बिकॉज मैं यहां से राइट देख लिया तो मैं यहां से राइट को कर रहा हूं। ठीक है, जब मैं राइट इधर की तरफ लिख रहा हूं तो मेरी प्रिजम्पशन क्या होती है हमेशा कि देख रहा है नॉर्थ की तरफ। क्वेश्चन में नॉर्थ दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तब भी मैं लीनियर परम्यूटेशन लीनियर सीटिंग इसी तरीके से करता। तो P इज फोर्थ टू राइट ऑफ T, तो मेरे पास जो अरेंजमेंट बन गया वो क्या, P, मुझे नहीं पता कौन बैठे है T, तो मैंने पहला पॉइंट यूज कर लिया कि मेरी अरेंजमेंट जो भी हो ऐसे मेरे पास अरेंजमेंट कहीं ना कहीं मुझे मेरे पास ऐसे होगा अरेंजमेंट में, मेरे पास ऐसे अरेंजमेंट में होगा। आप अगर क्रॉस नहीं यूज करना चाहते कि आप क्रॉस को एक्स से कंफ्यूज कर रहे हैं, एक्स ऑल्दो मेरे पास है नहीं कोई, तो मैं आपको एक और इसका तरीका बताता हूं। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे P होगा,
फिर क्वेश्चन मार्क होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा, फिर टी होगा। बाकी लोग कहाँ होंगे हम वो नहीं जानते, बट ऐसे आपके पास कहीं ना कहीं होगा, बिकॉज पी इज फोर्थ टू द राइट। राइट हमने यहाँ से, जब ये नॉर्थ है तो राइट यहाँ से होगा। ठीक है, पहला यूज हो गया। ठीक है, W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। W S से अगर स्टार्ट करें तो चौथे लेफ्ट पर है। क्या मैं इसको भी यूज कर पाऊंगा? इसको मैं होल्ड पे रखता हूं। इसको मैं इसलिए यूज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे ना S की पोजीशन पता है ना W की पोजीशन पता है। मुझे ये नहीं पता कि S इस तरफ है, इस तरफ है, कहाँ है, क्योंकि टोटल मेरे पास कितनी पोजीशंस है? 8। ठीक है, 8 में मेरे पास कितनी यूज हो गई? मेरे पास 5 यूज हो गई। तो मेरे पास अभी भी 3 पोजीशन बचे जो मुझे नहीं पता कि इस तरफ है, इस तरफ है, मुझे नहीं पता कि कहाँ से है। तो मैं सिंपली अभी इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि पी और टी के बारे में कुछ और मिल जाए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्या था पहले हमारे पास? P इज फोर्थ टू राइट ऑफ T। T 1 2 3 P, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, T 3 स्लॉट्स खाली छोड़ लीजिए और P। ये मेरे पास ये कंडीशन यूज हो गई। दूसरी मैंने यूज नहीं की। यहाँ पे देखिए R एंड U विच आर नॉट एट द एंड्स। एक जगह चल गई कि R और U मेरे पास एंड्स पे नहीं है, ये मेरे पास एंड्स पे नहीं है। ठीक है, यानी अगर मैं ये मान लो 1 2 3 4 हो गए, मेरे पास 3 और बचे हैं, तो R एंड U मेरे पास एंड्स पे नहीं है, लेकिन Q एंड T के नेबर्स है। Q एंड T के नेबर्स है, यानी इसका ये मतलब है कि R जो है हमेशा वो Q के साथ होगा बिकॉज नेबर है, और दूसरा क्या बोल रहा है, U जो है हमेशा T के साथ होगा बिकॉज नेबर्स है। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्या मैं U को यूज कर सकता हूँ? क्या मैं U को इधर लिख सकता हूँ? क्वेश्चन तो वो रहा है T के साथ U है, बट यहाँ पे मैं T के साथ U इसलिए नहीं लिख सकता बिकॉज मुझे नहीं पता है कि U इस तरफ है या इस तरफ है, बिकॉज राइट लेफ्ट की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन ने जस्ट ये बोला है कि आपके पास R एंड Q जो है वो नेबर है, इकट्ठे होंगे, और U एंड T जो है वो नेबर है, वो भी इकट्ठे होंगे। बस इतना हमें लिखा, तो इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रिकॉर्ड कर ली, इसको यूज नहीं किया। W इज नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ P। अब यहां पे आप देख लीजिए, W जो है वो P के लेफ्ट में है, तो क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं? अब गौर से देखेंगे तो मेरा क्वेश्चन कुछ सिंपलीफाई हो गया। मैंने क्या किया, W को डाल दिया। W इज टू लेफ्ट ऑफ P, ये लिखा है। ठीक है, यार मैंने W को डाला, लेफ्ट ऑफ P में है, तो लेफ्ट आपको पता है यहां से अभी P के लेफ्ट में है। ठीक है, एंड P इज द नेबर ऑफ Q। P जो है Q का नेबर है। अब बताइए क्या इन्फॉर्मेशन में डाल सकता हूं? P Q का नेबर है। P के हमेशा दो ही नेबर हो सकते हैं, या तो यहां से होगा और यहां से होगा। जब P और Q आपस में नेबर है तो मुझे पता चल गया Q कहां पे होगा। कुछ यहाँ तो होना है, तो W यहाँ तो हो नहीं सकता, W की तो पोजीशन लिखी है नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ P। तो मेरे पास अगर मैं गौर से देखूं, ठीक है, 2 4 5 6 ये पोजीशंस मेरी हो गई। आगे बढ़ते थे कि हम कोई और इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन पूरी हो गई। अब मैं ये यूज कर सकता हूं R एंड U जो एंड्स पे नहीं है, नेबर है Q एंड T के। R एंड U नेबर है Q एंड T के, तो इसका मतलब R Q का नेबर है। पहले मैं ऐसे ही लिखता हूं उसको। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। मेरी इंफॉर्मेशन भी यूज हो गई कि R एंड U और नेबर्स ऑफ Q एंड T। ठीक है, तो इसका मतलब U जो है T का नेबर है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी भी एक पोजीशन मुझे नहीं पता है कहां पे होगी, तो मुझे और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये देख लीजिए
क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ? W is fourth to left of S, मैंने छोड़ा था उस टाइम पे बिकॉज मुझे W का नहीं पता था। अब जब मेरे पास W आ गया, W मेरे पास यहाँ से आ गया नेक्स्ट टू लेफ्ट से, मैं यहाँ से S की पोजीशन निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। क्या लिखा है क्वेश्चन में? W is fourth to left of S, तो यहाँ पे खड़ा है ये। अगर मैं S से लेफ्ट लूं तो इसकी पोजीशन फोर्थ है, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरा ये पूरा हो गया। तो अब आप गौर से देखिए जो लास्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन उसको भी यूज कर लीजिए। अगर मैं S से 1 2 3 4 लेफ्ट तो W को पहुंच जा रहा हूँ। अब मेरे पास जो लास्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मैं अभी यूज नहीं की थी वो यूज करूंगा। अब मेरे पास बचा क्या है प्लेसिंग करने के लिए? मेरे पास U बचा है और मेरे पास V बचा है, ठीक है। बट मेरे पास V के बारे में कुछ नहीं लिखा है, U के बारे में लिखा, तो मैं इसको यूज करूंगा। U इज नेबर ऑफ T, यहाँ पे लिखा था यूज नेबर ऑफ T, इसको यूज करूंगा। पहले मैंने U को यहाँ क्यों नहीं लिखा? बिकॉज मुझे ये डाउट था कि इधर भी हो सकता है नेबर, लेकिन जब यहाँ से S पैक हो गया, मेरी पूरी प्लेसेस सारी पैक हो गई, तो अब मैं इसको आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट स्टेप देखूं मेरा, तो मेरे पास यहाँ पे बस V ही बचता है, तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो जब एक बार आपके पास अरेंजमेंट आ गया, अब भले ही जो भी क्वेश्चन पूछा आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्वेश्चन इससे पूछा क्या था? एक्सट्रीम एंड पे कौन है? T और S है, ये हमने यहां से सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। अब गौर से देखिए, आपको कहीं भी प्रॉम्प्ट नहीं होना है, कोई इंफॉर्मेशन आपने मिस इंटरप्रेट नहीं करनी है कि आपने ऐसे ही डाल दी। तो जैसे हमारे पास T और U इकट्ठे लिखा था, बट मैंने U को यहाँ प्लेस नहीं किया। मैंने U को यहाँ प्लेस क्यों नहीं किया? बिकॉज अगर मैं U को यहाँ प्लेस करता, मुझे ये भी पॉसिबिलिटी थी U यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब मेरे पास S यहाँ पे आ गया पहले W की इंफॉर्मेशन यूज करके, तब मेरे पास मुझे ये लगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास तो 8 ही लोग हैं, तो यहाँ से तो अब कोई हो नहीं सकता, तो इसलिए U मेरे पास यहाँ से ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा। ये मेरे पास लीनियर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5 6 7 8 सिमिलर क्वेश्चंस है, इसमें से मैं एक एग्जाम्पल नंबर 5 करवाऊंगा, और ये क्वेश्चन आने के भी चांसेस है, एक वाला पार्ट से आ सकता है। ये है 5 जो है लीनियर के केस में 5 अगर इस ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है, तो 5 वाला क्वेश्चन और 4 का क्वेश्चन काफी इजी होता है, तो एक या दो इंफॉर्मेशन से आपका ये निकल सकता है, ठीक है। एक बार गौर से देखिए, एक पार्ट करवाऊंगा इससे बस। एग्जाम्पल नंबर 5 हम कर रहे हैं, एक पार्ट करवाऊंगा। देयर आर 5 हाउसेस P Q R S T, फिर से वही बात आ गई, हाउसेस लीनियर का क्वेश्चन है, हाउसेस आपके पास लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। डायरेक्शन आप हमेशा नॉर्थ प्रिज्यूम करके चलेंगे, तो अगर नॉर्थ में ये मानूंगा नॉर्थ, ये मेरे पास राइट आ गई, मेरे पास लेफ्ट आ गया। अब आप देख लीजिए इसमें, ठीक है। अब कह रहा है कि देयर आर 5 हाउसेस P Q R S T, P इज टू राइट ऑफ Q, P जो है इज राइट ऑफ Q। अब मुझे कोई पोजीशन नहीं पता है कौन कहाँ है, मैंने P इधर लिखा, Q इधर लिखा, मैंने बीच में जगह छोड़ दी, बीच में कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, उस तरफ नहीं जाएंगे। अभी जैसे मैंने P और Q को प्लॉट किया अपनी मर्जी से, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि P एंड Q साथ साथ है, कुछ क्वेश्चन लिख रहा है कि P इज राइट ऑफ Q, P जो है Q के राइट में, मैंने राइट लेफ्ट प्लॉट किया हुआ है, P जो है Q के राइट में है, तो मैंने P और Q को डाल दिया, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर ली क्वेश्चन की, ठीक है। लेकिन मैंने इनको इकट्ठे क्यों नहीं लिखा? बिकॉज मुझे नहीं पता है कि बीच में कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन मैंने सेटिस्फाई की कि P Q के राइट में है। अच्छा, T इज टू लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P, T जो है वो P के राइट में है, तो कहीं पे यहां होगा। T जो है P के राइट में, मैंने यहां डाल दिया, मैं साथ नहीं लिखा, जो जगह छोड़ दी, क्या पता कोई बीच में हो। तो P जो है पहले केस में क्या था, P जो है Q की राइट में है, वो हो गया। T इज लेफ्ट ऑफ R मैंने अभी यूज नहीं किया, बट T इज राइट ऑफ P मैंने यूज कर लिया। अब T इज टू द लेफ्ट ऑफ R, T जो है R के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब R कहीं यहां होगा,
तभी जो है टी आर के लेफ्ट में आएगा, आर कहीं यहां होगा ऑब्वियसली, तभी जो टी है आर के लेफ्ट में आएगा, ये भी यूज हो गया। फिर क्या लिखा है लास्ट, Q इज राइट ऑफ S, Q जो है S की राइट में है, तो इसका सिंपल सा मतलब होगा कि S जो है कहीं यहां पे होगा, ठीक है, S कहीं इधर होगा, तभी तो Q जो है, जो Q है जो लास्ट कंडीशन है क्वेश्चन की, Q इज राइट ऑफ S, Q जो है R के राइट में आ गया, तो ठीक है मेरी पोजीशनिंग आ गई हाउसेस की, S Q P T R। अब चाहे जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले हम उसका आंसर दे सकते हैं, कौन दूसरे प्लेस पे है, कौन तीसरी प्लेस पे है, कौन राइट है, कौन, अब जो मर्जी पूछ ले हम इसका आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा कि मिडिल में कौन सा, मिडिल में P आपका है, P आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि ये मेरे पास कोई ज्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, इससे पहले वाला काफी अच्छा पार्ट था। 5 के केस में क्या होगा कि 2 या 3 डायरेक्शन से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैंने भी क्या कि मैंने पहले जो गैप्स पहले मैंने क्यों रखी, मुझे नहीं पता कि बीच में कोई हाउस हो सकता है, जब था ही नहीं तो मैंने फिर इनको ऐसे लिख लिया। तो सिमिलर आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 आपकी सिमिलर है, वो आप खुद करेंगे, सेम पैटर्न्स पे है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन की एग्जाम्पल। हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको गौर से देख लीजिए। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा है, 4 लेडीज A B C D, 4 ladies A B C D and 4 gentlemen E F G H, 4 ladies A B C D और 4 gents E F G H, ठीक है। आर सिटिंग इन अ सर्कल, एक सर्कल में बैठे हैं, अभी तक नहीं लिखा था कि डायरेक्शन कौन सी है, आगे लिख रहा है अराउंड अ टेबल फेसिंग ईच अदर, टेबल में बैठे और फेस एक दूसरे को कर रहे हैं। अगर ये लिखा भी नहीं होता तो हमारी प्रेजम्पशन क्या होती है सर्कल के केस में, हमेशा अनलेस लिखा हो कि जो पार्टिसिपेंट्स है, जो ऑब्जेक्ट्स है या जो पर्संस है जिनको अरेंज करना है, वो हमेशा फेस करेंगे टुवर्ड सेंटर। अब क्वेश्चन ने वही क्लैरिटी यहाँ पे दी कि सेंटर को ही फेस कर, एक दूसरे को फेस कर रहे, मतलब सेंटर को फेस कर, ठीक है। अब कंडीशंस देखिए, नो टू लेडीज और जेंटलमैन सिटिंग साइड बाय साइड, तो पहली कंडीशन में ही आपका 50% क्वेश्चन हो गया कि जो लेडीज एंड जेंट्स है वो एडजेसेंट बैठे, ठीक है। मैं ए के बाद कोई और होगा, बी फिर सी फिर डी, लेडीज अलग है और जेंट्स एडजेसेंट बैठे, ठीक है। C who is sitting between G and E is facing D, हम कंडीशन एक बार पढ़ लेंगे, F is between D and A and facing G, D H is to right of B who is not of A। चार कंडीशन है, चारों को यूज करेंगे। पहली हमारे पास है कि नो लेडीज एंड जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड, ठीक है। पहले मैं एक बार इसमें एक कंस्ट्रक्ट कर देता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। ये देखिए अब फेसिंग ईच अदर है, तो अगर मैं देखूं मेरे पास पहला स्लॉट ये होगा सर्कल, दूसरा स्लॉट ये होगा, एक स्लॉट ये होगा, ये होगा, ये होगा, एक स्लॉट ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो ये मेरे पास आ गए, मेरे पास 8 स्लॉट्स बैठने के लिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि ए बी सी डी और ई एफ जी एच अल्टरनेट बैठे, ठीक है, साइड बाय साइड नहीं बैठे, तो पहली कंडीशन को मैं यूज नहीं कर सकता, बट मुझे पता है कि मुझे ए बी सी और डी के बीच में एक छोड़ना है, सिमिलरली ई एफ जी एच बीच में एक छोड़ना है। सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी, पहला पार्ट क्या है कि सी जो है, सी आपको पता है लेडी है, जी और ई के बीच में बैठी है एंड फेस कर रही है डी को। तो अब अगर मैं सी को चाहूं तो कहीं भी लिख सकता हूं, तो सी से मैं स्टार्ट करूंगा, सी को मैंने यहां डाल दिया, क्वेश्चन की कंडीशन है सी, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए सी इज फेसिंग डी, तो ये यहां आ गया, और ये होना भी चाहिए था बिकॉज ए और बी सी डी ऑल्टरनेट बैठे हैं। यहां से आपको क्या पता चला कि इधर ए हो सकता है, इधर बी हो सकता है, या वाइस वर्सा, बिकॉज लेडीज एंड जेंट्स को अल्टरनेट बैठना है। अब सी के बारे में और क्या लिखा है, सी के बारे में लिखा है सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, सी जो है जी एंड ई के बीच में बैठी है, तो मैं यहाँ पे जी एंड ई क्या लिखूं या रहने दूं, आप देखिए मैं यहाँ पे जी एंड ई लिख सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि जी इधर है या इधर है, दोनों केस में सी सिटिंग बिटवीन जी एंड ई है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है।
मेरे पास यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो पहले मैं पहली पॉसिबिलिटी देखता हूँ, इधर मैं G लिख सकता हूँ और इधर E लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं पॉसिबिलिटी 1 यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये मेरा ठीक होगा नहीं होगा, बट यहाँ पे मैंने प्रिजम्पशन से काम लिया। मुझे G और E की पोजीशनिंग नहीं पता थी, बट क्वेश्चन ने कहा कि बीच में बैठी है C, तो मैंने G और E को डाल दिया। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, F इज बिटवीन D एंड A एंड फेसिंग G। F जो है F जो है D और A के बीच में है, ठीक है, लेकिन फेस कर रहा है G को। तो अगर G यहां आ गया तो F ये आ गया, फिर ये प्रिजम्पशन 1 के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, तो प्रिजम्पशन 1 है उसके हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है यहां तक। ठीक है, फिर क्या है, F इज बिटवीन D एंड A, तो A यहां आ गया और B यहां आ गया। ठीक है, क्योंकि लेडीज को तो अल्टरनेट बैठना है, E F G और H फिर मेरा ऑटोमेटिकली यहां आया। लेकिन क्या मेरा ये ठीक है, मुझे क्वेश्चन की मैंने सारी कंडीशंस यूज की, लेकिन मैंने एक ये वाला यूज नहीं किया, मैंने ये वाला भी यूज नहीं किया। मैं इसको यूज करके देखता हूं कि क्या मेरा ये परम्यूटेशन गलत तो नहीं बना, मेरा क्वेश्चन डिफीट तो नहीं हो रहा। मैंने जानबूझ के पहले ये लिखा ताकि आप समझ पाए कि आप एग्जाम में कहाँ गलती कर सकते हैं। मैंने सारी कंडीशन यूज करी, एक कंडीशन मैंने यूज ही नहीं की। तो मैं देखूं, ये लिख रहा है कि H इज टू राइट ऑफ B, H इज टू राइट ऑफ B। अब देखिए जो मैंने परम्यूटेशन बनाई, क्या H मेरे B के राइट में आ रहा है? आपको याद होगा ये फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर है, तो अगर ये फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर है तो फिर इस केस में इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है। आप प्रिज्यूम कीजिए कि आपके सामने कोई बंदा बैठा है, उसका राइट देखिए, लेफ्ट देख लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो H जो है H इज टू लेफ्ट ऑफ B, बट क्वेश्चन कह रहा है H इज टू राइट ऑफ B, तो इसका मतलब ये मेरी परम्यूटेशन सही नहीं थी। तो अगर ये सही नहीं है तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली दूसरी परम्यूटेशन करके इसको सॉल्व कर लूंगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपने बस कंपोजर रखना है ऐसे क्वेश्चन में। देख लीजिए हमने किया था ऑलरेडी ये 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है, वापस स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि C इधर है, D इधर है। यहां हमने एक प्रिजम्पशन ली थी क्योंकि इसने कहा था कि C जो है बिटवीन G एंड E है, फेसिंग D। तो मैंने G और E को ऐसे लिखा था, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ अब E और G। ठीक है, अब बाकी चीजें करते जाएंगे फटाफट जो बोला था। F इज बिटवीन D एंड A एंड फेसिंग G। ठीक है, F इधर होना चाहिए बिकॉज F इज फेसिंग G। F इज बिटवीन D एंड A, तो यहाँ A होना चाहिए, यहाँ ऑटोमेटिकली B होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आएगा फाइनली H। तो अब आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आप गौर से देखिए, ये तो इसको तो मैंने बोल दिया पहले, ये तो गलत है। यहाँ देख लीजिए क्या सब कुछ जो मैंने पहले ही कहा था कि एक बार जब आपको हो जाए तो आप चेक कर लीजिए क्या क्वेश्चन ने जो दिया है वो आपके पास फुलफिल हो रहा है, तभी आप आंसर्स देख लीजिए। पहला कि नो लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड, नहीं बैठ रहे। देखिए A B C और D अल्टरनेट बैठ रहे, E F G और H अल्टरनेट बैठे। ठीक है, दूसरा C इज सिटिंग बिटवीन G एंड E, C G और E के बीच में है, बिल्कुल है, और फेस कर रहा है D को, बिल्कुल कर रहा है। F इज बिटवीन D एंड A, F D एंड A के बीच में है एंड फेसिंग G, F G को फेस कर रहा है, ये भी ओके हो गया। लास्ट वाला H इज टू द राइट ऑफ B, सी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ये इसका राइट इसका लेफ्ट, H इज टू द राइट ऑफ B, बिल्कुल हो गया। तो ये मेरे पास ओके परम्यूटेशन हो गई। तो अब अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। ये मेरे पास परम्यूटेशन है। अब जो भी क्वेश्चन बोल रहा है वो आप कर सकते हैं कि A के लेफ्ट में कौन बैठा है, A के लेफ्ट में E बैठा है, वो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं अब यहाँ पे देख के। बट यहाँ पे राइट लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से देखना है आपने, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो करना है। E किसको फेस कर रहा है, E H को फेस कर रहा है, A के लेफ्ट में कौन बैठा है। ठीक है, यहाँ पे राइट लेफ्ट का ध्यान रखना है कि एक डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, डायरेक्शन A की ऐसे होगी, जबकि डायरेक्शन ऐसे होगी तो ये इसका राइट होगा, A की डायरेक्शन हमारे पास ऐसे होगी। ठीक है, बिकॉज एवरीवन इज फेसिंग सेंटर। तो इस केस में क्या होगा कि A की डायरेक्शन अगर मेरे पास होगी, ठीक है, इमेजिन कर लीजिए आपके सामने एक बंदा बैठा है, आपकी तरफ देख रहा है, तो ये उसका लेफ्ट हो गया, उसका राइट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को, इसके बाद जो भी क्वेश्चन मांगता जाएगा कि B का इमीडिएट नेबर कौन सा है, F किसकी तरफ देख रहा है, A किसकी तरफ देख रहा है, ठीक है, तो ये सब करके आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट मेन आपका था यहाँ तक
पहुंचना। उसका जो क्वेश्चन पूछे वो आपने देखना है। डायरेक्शंस का आपने ख्याल रखना है कि सर्कल के केस में प्रिजम्पशन इज कि पीपल फेस सेंटर, तो उसकी डायरेक्शंस आपने उसके हिसाब से देखनी है, राइट लेफ्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, काफी इजी है, बुक में रखा गया है। एक क्वेश्चन उन्होंने बेसिकली रखा है, जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट टू सेंटर। इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं बुक में, ये एक क्वेश्चन ही रखा है, इसको एक बार देख लीजिए। 8 persons are sitting around a circle in the given figure। 8 लोग हैं, ये सर्कल में बैठे हैं इस पोजीशन के हिसाब से, जो पोजीशन दी गई है। यहाँ पे क्या है, दे आर फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट टू सेंटर। ये सेंटर है, पर इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू सेंटर है, तो इन्हें इनकी इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी ऐसे है, इसकी ऐसे, इसकी ऐसे। तो इनकी डायरेक्शन जो है सेंटर से ऑपोजिट है, जो कि नॉर्मली सर्कल के केस में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन इसके बाद क्या बोल रहा है, गौर से पढ़िए। इफ दे मूव 3 places एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज 3 प्लेसेस चेंज कर ले एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा। पहले आपको याद होगा कि क्लॉकवाइज ये है, ठीक है, क्लॉकवाइज ये मूवमेंट है, और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी मूवमेंट है, ठीक है, ये आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गई, ठीक है। एंड इफ दे मूव 3 places एंटी क्लॉकवाइज, अब ये क्या करेंगे, क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो ये अगर मैं ऐसे मूवमेंट यहां से बनाऊं, तो ये मेरे पास कौन सी मूवमेंट हो गई, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ये 3 प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो क्या होगा। पहला देख लीजिए, अगर ये 3 प्लेसेस क्लॉकवाइज मूव करे, अगर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ए 1 2 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज ए की मूवमेंट ये है, जैसे घड़ी चलती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मूव करना तो ए की मूवमेंट ऐसे रहेगी, 1 2 3, तो ये ए मेरे पास किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, इधर आ जाएगा। जब ये सारा इधर आ जाएगा तो उसके बाद एच भी 3 प्लेसेस मूव करेगा, एच इधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा, एफ इधर चला जाएगा, ई इधर जाएगा, डी इधर जाएगा, ठीक है, फिर सी इधर जाएगा, फिर बी इधर जाएगा, ठीक है। अगर आप बोल सकते तो सबको मैं 3 प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी न्यू पोजीशन ये बन गई जो मैंने लिखी। तो फिर क्या होगा, बी विल फेस वेस्ट, यस, क्योंकि इनका फेस हमेशा इस तरफ है, तो बी विल फेस वेस्ट, ठीक है। ई विल फेस ईस्ट, ई इज नॉट फेसिंग ईस्ट, ई की डायरेक्शन तो कुछ और है, क्या डायरेक्शन है आप बता पाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, तो ये मेरे पास आंसर नहीं है। H will face northwest, no, H is facing south, no. A will face south, no, A is facing southwest, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 11 इज लाइक एग्जाम्पल 9, रादर उससे इजी है। अब ये आप खुद करें या तो आपके साथ कर लेते हैं, एग्जाम्पल 11, ठीक है। 5 people are seated in a round table, 5 लोग बैठे एक राउंड टेबल में, तो सर्कुलर पिरामिड इसका क्वेश्चन अरेंजमेंट का। लेकिन आपको एक चीज आपने गौर रखनी है कि आपको डायरेक्शन ऑफ फेसेस नहीं दी है, तो प्रिजम्पशन टुवर्ड सेंटर है, ठीक है। फिर आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, बस आपको बस 3 चीजें दी गई है, ठीक है। एक बार देखते हैं, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ये 5, क्या बोल रहा है, C is seated next to A, मुझे पता है कि C A के साथ बैठा है, अब इधर बैठा है वो नहीं पता, C और A इकट्ठे बैठे ये पता है। A is 2 seats from D, तो जब C और A आ गया फिर हम D भी निकाल सकते हैं, और B A के साथ नहीं है, बस बहुत 3 चीजें लिखी है। इसके बेसिस पे हम क्लियर कट निकाल पाएंगे अरेंजमेंट, क्लियर कट नहीं निकाल पाए, लेकिन हम इसके बेसिस पे एक आइडिया बना सकते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। मेरे साथ फॉलो करेंगे। ने पहले ही कहना कि रश नहीं करना, कोई कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं और मिस इंटरप्रेट नहीं करना। लाइक पहला मेरे पास क्या लिखा है, C is next to A,
इसका मतलब सी ए की इस तरह भी इस तरह भी हो सकता है। सपोज सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सी और ए को प्लॉट कर दूं, सपोज कर सकता हूं, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। बट सिमिलरली अगर मैं चाहूं मैं सी और ए को ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट मेरा कवर हो गया इसमें। ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी। ए जो है वो डी से 2 सीट दूर है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे देखूं, दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो डी इधर होगा या इधर होगा, ठीक है। तो मैं एक ऐसे करता हूं, आराम से देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं। इस क्वेश्चन के ऊपर डेफिनेटिव आंसर नहीं निकल पाएगा, इंफॉर्मेशन को कम दी गई है, तो आप जितनी इंफॉर्मेशन दी है सबको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको फिर से बना लेता हूं, यहाँ पे मैं इसको फिर से बना लेता हूं, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन की सिर्फ पहली कंडीशन सेटिस्फाई की है कि C इज सीटेड नेक्स्ट टू A। इन सब केस में C नेक्स्ट टू A है। अब A इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम D। A जो है D से 2 सीट के बाद बैठा है। तो अगर मैं पहली कंडीशन लूं तो मेरे पास D इधर आ जाएगा, A से 2 सीट के बाद, या यहां से लूं तो D इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, D इधर आ जाएगा 1-2 सीट, और यहां देख लीजिए D इधर आ जाएगा, ठीक है। ये सी ए, ये ए सी, ये अब डी इधर, या तो 2 सीट इधर से या 2 सीट इधर से, ठीक है। तो ये मेरे पास कंडीशंस दूसरी पूरी हो गई। बी ए के साथ नहीं बैठा है, बी जो है ए के साथ नहीं बैठा, तो बी यहाँ पे होगा इस केस में, बी इधर होगा इस केस में, ए के साथ नहीं है इधर होगा, इधर नहीं तो इधर होगा। अब बचा क्या लास्ट, ई। तो ई इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। अब मुझे ये सारे केसेस एनालाइज करने हैं, ठीक है। मुझे ये सारे केसेस एनालाइज करने हैं, और जिसमें मुझे देखना है कि क्या मेरे पास क्वेश्चन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ये मैं आपको हर बार देखना है। सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, हाँ हो रहा है। ए इज 2 सीट्स फ्रॉम डी, ए इज 2 सीट्स फ्रॉम डी, ठीक है। और बी ए के साथ नहीं है। हर केस में मेरे पास यही है। मैं इसका डेफिनेटिव आंसर क्यों नहीं निकाल पा रहा, बिकॉज मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है। चारों पॉसिबिलिटीज ऐसी है जहां मेरा ये सेटिस्फाई हो रहा है। मैंने पहले क्या किया, ए और सी को देखी कि ए और सी को कैसे रख सकता हूँ। दो तरीके मैंने थे इनको स्वैप करने के, वो मैंने किए आपस में। उसके बाद डी ए से 2 प्लेसेस दूर था, वो यहाँ भी लेफ्ट भी हो सकता था, राइट भी हो सकता था, मैं दोनों साइड किए। तो मेरे पास 2 into 2 4 केसेस बन गए जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। अब क्या है कि चारों केस में एनालाइज करके देखिए कि क्या सही है। डी और बी इकट्ठे है क्या। अगर आप गौर से देखें तो हर जगह आपके डी और बी इकट्ठे हैं। तो पहला आपका ट्रू है, क्वेश्चन तो यही चाह रहा है कि आप देखिए कि हर जगह कोई क्या यूनिवर्सल ट्रू निकल रहा है हर जगह। ये देख लीजिए, डी और बी इकट्ठे हैं, डी और बी इकट्ठे हैं, इकट्ठे हैं, इकट्ठे। पहला पार्ट इज ऑलवेज ट्रू। क्या ई और ए इकट्ठे हैं किसी परम्यूटेशन में। ये देख लीजिए, हाँ जी, ये भी हमेशा है तो ये भी ट्रू है। तो मैं कह सकता हूँ कि बोथ 1 and 2 इस केस में आपके पास ट्रू हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा अरेंजमेंट क्यों नहीं निकाल पाया, जस्ट बिकॉज मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट नहीं निकाल पाया, ठीक है। ठीक है, एकदम 11 हो गई। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको उनके लिए छोड़ देता हूँ, ये आप होमवर्क में करेंगे।
काफी सिंपल सोल्यूशन को बिना देखे आप करें, जो क्वेश्चन में दिया है उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि मेरे पास एक सोल्यूशन आएगा, मैक्सिमम सोल्यूशन आएंगे। पहला दिया है कि डी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए, और हमेशा सेंटर की तरफ देखते होंगे, आपको पता है। थर्ड टू लेफ्ट आपका पहला दिया गया, तो आप डी को सबसे पहले आप डी और ए को प्लॉट कर लीजिए। करेंगे, आपको बताऊंगा, डी और ए को प्लॉट कर लीजिए। तो जब डी और ए की पोजीशन आपके पास आ गई, उसको फ्रीज कर लीजिए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी? नहीं, पहले बार क्या था कि डी और ए इकट्ठे है, पहले क्वेश्चन में क्या था कि एक्स और वाई इकट्ठे है, तो इकट्ठे तो दोनों साइड से हो सकते हैं। पर यहाँ पे क्या लिखा है? डी इज थर्ड टू लेफ्ट, यानी डी और ए की पोजीशन आप फ्रीज कर सकते हैं। डी और ए की पोजीशन आप सर्कल में फ्रीज कर दीजिए, बिकॉज इनकी पोजीशनिंग दी गई है लेफ्ट राइट में। फिर ए जब आ गया तो ए की पोजीशन ये यूज करके लिख सकते हैं, डी आया है तो बी की पोजीशन ये यूज करके लिख सकते हैं, जी की पोजीशन फिर बी को यूज करके लिख सकते हैं, सी और बी नेबर है तो इकट्ठे डाल सकते हैं, और फिर एच आपको सी से निकाल सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे मुझे नहीं लग रहा है कुछ इतना डिफिकल्टी आपको हो। ठीक है, बिकॉज पहले ही आपकी दो पोजीशन फ्रीज हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ। ठीक है, सबसे पहले आप होमवर्क नोट कर लीजिए, तो मैंने आपके लिए निकाल रखा है 1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 24 25 25 और 25 26 27। ठीक है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे पार्ट्स है कि आपने एक इन्फॉर्मेशन निकालनी, फिर बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, और 1 2 3 आपके 5 फ्रेंड्स वाले क्वेश्चन है, तो 5 वाले एग्जांपल में दिखाई हुई है, तो वो आप अपने पास सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मेरे साथ गौर से देखेंगे। फोर कह रहा है कि 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एंड एफ आर स्टैंडिंग इन अ रो। ठीक है, एक रो में बैठे, डायरेक्शन नहीं दी है तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। बी इज बिटवीन एफ एंड डी, बी इज बिटवीन एफ एंड डी, ई इज बिटवीन ए एंड सी, ए डज नॉट स्टैंड आइदर विद एफ और डी, सी डज नॉट टू डी, एंड हमें ये बताना है। ठीक है, एक बार गौर से देख लीजिए, कंडीशन पे कंडीशन चलते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हमारे पास ये है, 6 बच्चे रो में बैठे, D इज बिटवीन F एंड D। यहां से आप क्या पता कर पाएंगे कि या तो मेरे पास ये होगा या मेरे पास ये होगा। दो पॉसिबिलिटीज है कि जो भी मेरी सीक्वेंस बनेगी उसमें से ये या ये तो होगा ही होगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद है E इज बिटवीन A एंड C। E जो है आपका बिटवीन A एंड C है, यहां भी दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी कि जो भी परम्यूटेशन मेरे पास बनेगा, 6 लोग हैं, उसमें क्या होगा मेरे पास A E C या C E A। ठीक है, तो यहां तक आप रुक जाइए, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि या मेरे पास सीक्वेंस में FBD होगा या DBF होगा या AEC होगा या CA होगा। ठीक है, तो क्या मैं इधर से कुछ और भी कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं? ये तो मैं यूज कर लिया, ठीक, यहां तक ठीक है, लेकिन क्या इतने के अलावा मेरा कुछ कंक्लूजन निकल रहा है क्वेश्चन से? आप थोड़ा सा थिंक कीजिए इस चीज पे। ये तो मुझे पता है कि FBD DBF AEC या CA, ये चारों में से कोई ना कोई सीक्वेंस मेरे क्वेश्चन में फिट होगी, ये चीज तो मुझे पता है। लेकिन क्या इसके अलावा मैं कुछ और भी इसे निकाल पा रहा हूँ? एक और चीज आप इसे निकाल पाएंगे कि ये जो AEC या CEA है, दोनों में से जो भी चले, या FBD DBF है, ये इसके या तो आगे, ऐसे आप समझ लीजिए, सपोज मैं पहला FBD ले रहा हूँ सपोज, तो ये जो AEC है या तो इधर पूरा आएगा या इधर पूरा आएगा। अब ये सैंडविच नहीं हो सकता, बिकॉज 6 ही लोग हैं। क्योंकि E को जो है C और A के बीच में रखना है, तो मेरे पास या तो इधर आएगा या इधर आएगा।
सिमिलरली सी ए या तो इधर आएगा या इधर आएगा। दूसरे केस में डी बी एफ के केस में देख लीजिए, उस केस में भी या तो इधर आएगा या इधर आएगा, या ये इधर होगा या ये इधर होगा। यानी अब मुझे पता चल गया कि सैंडविचिंग नहीं होंगी। मेरे पास दो स्ट्रिंग्स आ गई, मुझे वही यूज करनी है। ठीक है, ये मुझे आपके साथ शेयर करना था कि इस केस में और हमने क्या पता लगाया इससे। अब जब आपने ये चीज पता लगी तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो गया, यहाँ से आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हटा लीजिए। ठीक है, अब पता चल गया कि अब आपका स्ट्रिंग्स आगे या पीछे होगा। अब मैं एक बार इसको यूज करके देखता हूँ और इंफॉर्मेशन कि मैं इसको निकाल सकता है नहीं। ये पता चल गया आपको कि बी जो है एफ और डी के बीच में है, एफ और डी, और ई जो है ए और सी के बीच में है। ठीक है, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू ईदर एफ और डी। ए जो है ये एफ के साथ नहीं है। ए जो है, गौर से देख लीजिए, ए जो है मेरे पास, ये ये एफ के साथ नहीं रह सकता, ना डी के साथ रह सकता है। ठीक है, तो अब यहां जाके मेरी पॉसिबिलिटीज जो है वो हो गई कम। देखिए कैसे, अगर मैं एफ बी डी के साथ सबसे पहले ए ई सी लगाना चाहूं, ठीक है, लगा, ये मेरी पहली कंडीशन थी, या मैं इस ए ई सी को इधर करके ए ई सी और एफ बी डी डाल सकता था कि उसमें स्ट्रिंग्स में आएगा। दूसरा मेरे पास क्या था, मैं डी बी एफ के साथ, ठीक है, डी बी एफ के साथ क्या कर सकता था, इसके साथ ए ई सी लगा सकता था, या मैं इधर ए ई सी करके डी बी एफ कर सकता था। ठीक है, अभी मैंने सी ए को नहीं छेड़ा। अब मैं देखो कंडीशन क्या बोल रही है, कंडीशन मेरे पास बोल रही है ए जो है ना एफ के साथ है ना डी के साथ है, तो ये कंडीशन कैंसिल हो गई सीधी। ए तो डी के साथ नहीं आ सकता, ए एफ के साथ नहीं आ सकता, ये कंडीशन भी कैंसिल हो गई। ठीक है, मेरे पास कंडीशन कैंसिल हो गई। C does not stand next to D, C मेरे पास D के साथ भी नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन भी कैंसिल हो गई। तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास कुल मिला के क्या बचा, मेरे पास बचा ये, मेरे पास बचा ये ए ई सी एफ डी डी। ठीक है, अब बोर्ड से देख सकते हैं क्यों। मैंने क्या किया, मैंने जो पहले मुझे ऊपर जो स्ट्रिंग्स निकले मैंने उनको अरेंज करने की कोशिश की, मैंने भी सी को छोड़ दिया, ए ई सी वाले। तो अब मैंने क्वेश्चन की कंडीशन दी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है ना एफ के साथ है ना डी के साथ है, तो यहाँ तो ए और एफ इकट्ठे आ रहा था। यहां अगर आप गौर से देखें, यहाँ तो ए और डी इकट्ठे आ रहा था, यहाँ तो ए और एफ इकट्ठे आ रहा था, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया। उसके बाद क्या, सी और डी इकट्ठे नहीं है, मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया। तो मेरी एक कंडीशन ये बच गई इसमें से। अब दूसरे पार्ट को कवर करके देख लेते हैं, वहां से एक ही कंडीशन बचेगी तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, वही चीज कर लीजिए पहले। एफ बी डी, एफ बी डी सी ई ए, ठीक है, सी ई ए और एफ बी डी स्ट्रिंग्स में चलेगा। अच्छा, अब उल्टा करके देख लेते हैं, एफ डी बी एफ और सीई ए, सीई ए और डी बी एफ। अब मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो अब फिर से देखिए क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। ये कह रहा है कि मेरे पास सी और डी इकट्ठे नहीं हो सकते, सी और डी इकट्ठे नहीं हो सकते, क्रॉस आउट हो जाएगा। ए एफ और डी के साथ नहीं चलेगा, ए एफ के साथ नहीं चलेगा, ए डी के साथ नहीं चलेगा, तो मेरे पास ये कंडीशन बच गई। तो अब अगर मैं कुल मिला के इसको लिखना चाहूं, मैं इसको कुल मिला के लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या फाइनल पॉसिबिलिटीज है। तो मैं अब अगर लिखूं तो फाइनल पॉसिबिलिटीज है ए ई सी एफ बी डी, एक तो ये हो सकती है इसमें क्वेश्चन की सारी कंडीशन से हो रही है, या मेरे पास दूसरी हो सकती है, मेरे पास हो सकती है डी बी एफ, ठीक है, और सी ई ए। ये दोनों मेरे पास करेक्ट पॉसिबिलिटीज है, दोनों मेरे पास क्वेश्चन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब क्वेश्चन क्या है, एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, एफ किसके बीच में है, एफ सी और
बी के बीच में है, यहाँ पे भी सी और बी के बीच में, तो एफ मेरे पास बी एंड सी के बीच में हमेशा है, रेस्पेक्टिव ऑफ मैं ये लिखूं या ये लिखूं। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने आपके साथ सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने निकाला है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ खास नहीं है, ये मैंने जस्ट इसलिए निकाला था। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने क्यों निकाला था करने के लिए, डायरेक्शन का मुझे समझाना थोड़ा सा, इसमें कुछ खास है, आप ये खुद भी कर सकते हैं आराम से। 5 boys are standing in a row facing east, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, ये डायरेक्शन आपको बताई गई है। तो अगर ये डायरेक्शन आपके पास है तो पता है कि ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, इन डायरेक्शन कैसे पड़ा हुआ है, ऐसे इनका फेस है इस तरफ। ठीक है, अब उसके बाद कुछ दिया गया है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अब डायरेक्शन का आप खास ख्याल रखिए। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकता हूँ, 5 लड़के और डायरेक्शन मेरी, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई, उस हिसाब से ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, अब 5 लॉट है, 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5, नाम नहीं पता है, नाम डालो। अब ये लिख रहा है कि पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन। ठीक है, तीन पवन जो है तवन विपिन चवन तीनों के लेफ्ट में, तवन एंड विपिन एंड चवन आर टू लेफ्ट ऑफ नकुल, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, चवन जो है वो बिटवीन तवन एंड विपिन है। ठीक है, तो यहां पे एक मेरे पास है जो उसको मैं यूज कर सकता हूं। पहले चवन जो है कहीं पे भी डाल दीजिए, कोई भी प्लेस आप यूज कर सकते हैं। चवन जो है बिटवीन क्या है, तवन और विपिन। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, तो मैंने दूसरी पॉसिबिलिटीज भी अपने पास एक्सप्लोर करूंगा। चवन इज बिटवीन विपिन एंड तवन। ठीक है, मैं दोनों को लेके चलूंगा, देखूंगा मेरे पास ठीक कौन सा होगा। ठीक है, डायरेक्शन मेरे पास ये है, तो पहली कंडीशन हो गई। अभी लिख रहा है कि पवन इज टू लेफ्ट ऑफ तवन विपिन एंड चवन, जो ये तीनों है, जो ये तीनों है, ये तीन, इनके लेफ्ट में मेरे पास पवन है, तो पवन ऊपर हो जाएगा, इन तीनों के लेफ्ट में है, यही कह रहा है, तवन विपिन और चवन। ठीक है, तवन विपिन एंड चवन, यही तीन, तवन विपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, नकुल के लेफ्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पवन और नकुल हो गया। ठीक है, तो अब एक और कंडीशन याद, यहाँ तो हो जाता फिर ठीक था, तो मेरी सारी कंडीशन ठीक हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, एक कंडीशन है जो मुझे पूरी करनी है, तो मुझे देखना दोनों में से कौन ठीक करेगा। विपिन इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, विपिन लेफ्ट की साइड से चौथा है, यहां से देखिए 1 2 3 4, तो विपिन चौथा है लेफ्ट के एंड से। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, बट विपिन चौथा नहीं लेफ्ट के एंड से, तो ये जो कंडीशन दी थी कि विपिन लेफ्ट के एंड से चौथा है, वो इसीलिए दी थी, वो इसीलिए दी थी बिकॉज वो इसीलिए दी थी बिकॉज मैं एक्चुअली ये पता कर पाऊं कि ये एग्जैक्टली कहाँ बैठे हैं तावन और चावन, तो ये कंडीशन कैंसिल हो गई, ये मेरे पास कंडीशन हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सोल्यूशन आ गया, फिर आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। क्या कोई और तरीका था इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, क्या कोई और तरीका था? हाँ जी, एक और तरीका था, देख लीजिए क्या तरीका था, कि अगर मेरे पास 5 पोजीशन फिक्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपको ये दिया गया है कि विपिन इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, पहले आप इसी को यूज कर दीजिए, विपिन को फिक्स कर दीजिए, 1 2 3 4 5, तो फोर्थ ही आ गया, विपिन को फ्रीज कर दिया। जब विपिन को आपने फ्रीज कर दिया, तो आपके पास दूसरी कंडीशन क्या आ गई, दूसरी कंडीशन आपके पास ये आ गई कि हाँ, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। ठीक है, तो चवन इधर आ जाएगा और तवन इधर आ जाएगा। इधर से क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज इधर से कोई पोजीशन नहीं बची, इसको चौथा ही रहना है। बाद में आप लेफ्ट और राइट यूज करके पवन और नकुल को प्लॉट कर दीजिए, तो आपका ये कंडीशन हो गई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं इजी ही मानूंगा, कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इधर से
तो 7 के बाद 8 से लेकर सीधा 17 तक आपका होमवर्क है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद सीधा हम क्वेश्चन नंबर 18 to 22 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 6 तो करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये देख लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, 6 persons MNOPQR, 6 लोग हैं, are sitting in 2 rows with 3 persons in each row। ठीक है, both rows in front of each other। अब जो ये 2 रो का क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए, ये भी आपके पास कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये भी आपके पास लीनियर का ही क्वेश्चन हो गया, बट लीनियर 2 लाइनें बनेंगी। अभी ऐसे दिखाता हूं कि अगर 2 रो में लोग बैठे हैं, तो एक रो ये हो गई, एक और ये हो गई। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 रो हो गई, 6 लोग हैं MNOPQR, और ये आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, फ्रंट कर रहे हैं, तो इनकी डायरेक्शन ये होगी, इनकी, और इनकी डायरेक्शन ये होगी। ये ऐसे देख रहे हैं, ये ऐसे देख रहे हैं। तो जो लोग इस साइड बैठे हैं, इनके लिए ये राइट है, ये लेफ्ट है। जो इधर बैठे हैं उनके लिए अगर आप गौर से देखें तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अपने आप को यहाँ इमेजिन कीजिए, कहीं कहीं भी ऑपोजिट को अपने सामने इमेजिन कीजिए, तो लेफ्ट राइट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब देख लीजिए कंडीशंस, तो यहाँ तक हो गया। Q is not at the end of any row। Q मेरे पास किसी एंड में नहीं बैठा है, इसका मतलब Q ना यहाँ बैठा है, इसको हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन बोलते हैं कि Q मेरे पास ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है, और ना इधर है। Q मेरे पास इन दोनों में से कहीं, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, बस ये पता है कि Q मेरे पास इन दोनों में से कहीं है, इससे मैं इतना ही बता पाऊंगा। P is second to the left of R। P जो है second to left of R। ठीक है, P is second to left of R, O is neighbor of Q and opposite to P, N is neighbor of R who is in front of N। देख लीजिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन को कहां से पिक कर सकते हैं, Q तो आपको नहीं पता अभी, आप यहां से पिक कर सकते हैं। P is second to left of R। P जो है, P जो है सेकंड टू लेफ्ट ऑफ R। तो अगर मैं R को यहां लिखूं, P यहां आ जाएगा मेरा, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ R। फिर मैं Q को प्लॉट नहीं कर सकता, मेरा ये कंडीशन पूरी हो गई। P इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ R। ठीक है, O इज नेबर ऑफ Q। O है जो है वो Q का नेबर है। अब मुझे पहले ये पता चल गया कि Q यहाँ पे आ जाएगा, Q यहाँ आता तो नेबर तो O होना चाहिए, तो Q यहाँ आएगा। इतना मुझे पता चल गया, बिकॉज Q इज नॉट एट एंड ऑफ एनी रो, तो पहले ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया। P इज सेकंड लेफ्ट, R भी यूज कर लिया। O इज द नेबर ऑफ Q, यूज कर लिया हमने, बट हम बता नहीं पाएंगे कहां बैठा है। O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P। P के डायगोनल में बैठा है, तो O इधर आ गया। ठीक है, N इज द नेबर ऑफ R। ठीक, P क्यों R, तो यहाँ पे M आ गया। ये टेबल मेरा पूरा हो गया। अब जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे मैंने कैसे किया। तो हमने पहले नेगेटिव इंफॉर्मेशन Q वाली यूज कर ली, यहां से हमने क्वेश्चन को पिक कर लिया। इसमें क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 से 22, एक ही क्वेश्चन है। H 18 से 22 जो है बेस्ट क्वेश्चन है इस पूरे इसमें चैप्टर में से, और इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा, आ भी सकता है, लेकिन 10 वाला है तो शायद ना भी आए, और आने को आ भी सकता है, बट क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप इसे एंजॉय करेंगे, इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। और इससे पहले हम एक और क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, जो कि इजी पार्ट है, तो इसकी तरफ आएंगे, इस पे अच्छा खासा टाइम लगा के हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए।
क्या बोल रहा है? फोर गर्ल्स आर स्टिंग अराउंड फोर गर्ल्स आर स्टिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, सेंटर फेस कर रहे हैं। बी एंड सी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बिकॉज ये एक सेंटर को फेस कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब ट्रू क्या है इसमें से? ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं बी और सी को फ्रीज कर देता हूं तो ऐसे भी हो सकता है, ए और डी, या बी और सी इंटरचेंज भी कर ले तब भी एक बात एक ही। अब ना ट्रू क्या है? ए इज एंड डी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। हाँ, वो तो हमेशा रहेंगे, ये ट्रू है। ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी। ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी, ये तो फॉल्स है। ए तो हमेशा बी एंड सी के बीच में आएगा हर डायग्राम में। डी इज टू लेफ्ट ऑफ सी। डी इज टू लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, बट यहाँ पे तो डी लेफ्ट ऑफ सी में नहीं है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। तो डी इधर भी पढ़ सकता है, इधर भी पढ़ सकता है। सी क्या, तो पॉसिबिलिटीज में देख लिया। ए इज टू लेफ्ट ऑफ सी। ए यहाँ पे तो राइट में है और यहाँ पे लेफ्ट में है। ए इज लेफ्ट ऑफ सी, तो ये भी फॉल्स है। तो इन शॉर्ट मेरे पास जो पहली कंडीशन है हमेशा ट्रू होगी, ए और डी हमेशा ऑपोजिट होंगे। अगर मैं दो और केसेस बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। ए और डी ऐसे ही रख के इनकी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ बी सी की, तभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बी सेम करना चाहूँ तब भी मेरे पास सेम जो है वो होल्ड करेगा। तो पहला इसमें ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब मैं जो बोल रहा था कि 18 से 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसकी तरफ एक बार देख लीजिए। मैं आपको जो इसमें ये बना के है वो दे दूंगा, जो आपको मुझे बना के देना है अरेंजमेंट, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।